कहानी की शुरुआत में हम डिकेड नाम के एक 10 साल के छोटे बच्चे को देखते हैं जो मैकेनिक का काम कर रहा होता है। तभी रेडियो पर न्यूज चल रही होती है कि कैसे अर्थ का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इमरजेंसी भी लागू हो सकती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर रेडियो बंद कर देता है और उसे कहता है कि ये सब बकवास की बातें है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ हम 20 साल के एल्बा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पिता के साथ एक शहर के पास एक जगह पर फार्म हाउस में रहती है। दरअसल पहले ये लोग यहाँ पर नहीं रहते थे, पर एल्बा की माँ की लंदन में कैंसर से मौत हो गई। तब एल्बा के पिता ने अपनी पत्नी के शहर में रहने की ठाना ली ताकि एल्बा को माँ की कमी महसूस ना हो। ये दोनों यहाँ पर 18 महीने से रह रहे थे। एल्बा यहाँ पर मक्खियों को देखती है जो मर रही होती है, वो उनका वीडियो बना लेती है। उसके बाद वो अपने पिता से मिलने जाती है जो एक टनल में काम कर रहे होते हैं। एल्बा के पिता पृथ्वी की बिगड़ती हुई हालत पर रिसर्च कर रहे होते। इस टनल में बहुत ठंड होती है, इसलिए एल्बा कांपने लगती है। एल्बा अपने फोन से अपने पिता का वीडियो बनाने लगती है और पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताते हैं कि पृथ्वी पर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है जिससे मानव जाति का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो सकता है। उसके बाद एल्बा यहाँ से निकलकर डिकेड के माँ के पास आती है। एल्बा डिकेड को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती है। डिकेड को फुटबॉल खेलना पसंद होता है। तभी यहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं और डिकेड को तंग करने लगते हैं, जिस पर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और उन्हें भगा देती है। जाते हुए बदमाश बच्चे कहते हैं हम फिर आएंगे। इसके बाद एल्बा घर पर आती है जहाँ उसके पिता उसे बताते हैं कि उन्हें कुछ जरूरी काम से बाहर जाना होगा, पर एल्बा उन्हें जाने से मना करती है, मगर वो नहीं मानते और अपने रिसर्च पेपर लेकर निकल जाते हैं। अगले दिन जब एल्बा अपनी बाइक से घर लौट रही होती है तब वो देखती है कि 3 लड़के डिकेड को झील में फेंक रहे हैं। एल्बा मना करती है लेकिन बच्चे नहीं सुनते। डिकेड को बचाने के लिए एल्बा पानी में कूद जाती है। डिकेड पानी में काफी नीचे चला जाता है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए नीचे जाती है। इतने में ही जोरदार बिजली कड़कती है। ये झटका इतना जोरदार था कि उसको पानी के नीचे भी महसूस होता है, पर उन्हें कुछ नहीं होता। इसके बाद एल्बा डिकेड को लेकर बाहर आती है और उसे होश में लाती है। वो दोनों बाहर का नजारा देखकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं। वहाँ मौसम पूरी तरह से बदल चुका था। चारों तरफ मौत का मंजर था। ये सब सोलर मैग्नेटिक तूफान के कारण हुआ था। यहाँ चारों तरफ लोग आग की चपेट में आने के कारण मारे गए थे। ये शहर पूरी तरह से जल गया था। ये नजारा उनके लिए काफी खौफनाक था। उन्हें अभी तक एक भी इंसान जिंदा नहीं दिखा था। उसके बाद वो दोनों डिकेड के घर के पास जाते हैं जहाँ डिकेड अपनी माँ की लाश देखता है, जिसे देखकर वो रोने लगता है। वो अपनी माँ के पास जाना चाहता था, पर एल्बा उसे रोक लेती है। इसके बाद एल्बा डिकेड को लेकर उसी टनल में आती है जहाँ पर उसके पिता रिसर्च करते थे। उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह ये दोनों उठकर देखते हैं कि मौसम अब ठीक हो गया है, इसलिए एल्बा डिकेड के साथ अपने घर में आती है। उसके घर का काफी नुकसान हुआ था। जिसके बाद एल्बा घर के अंदर जाकर अपने पिता को कॉल करने की कोशिश करती है, पर सिग्नल नहीं होते। वहाँ रेडियो या टीवी किसी भी चीज का सिग्नल नहीं होता। इसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं जहाँ उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता। जिसके बाद एल्बा डिकेड से कहती है कि हम बार्सिलोना जाएंगे जहां उसके पिता गए थे। दोनों एक टूटी फूटी स्कूटी चालू करने की कोशिश करते हैं और डिकेड पीछे से धक्का दे रहा होता है ताकि स्कूटी स्टार्ट हो जाए। तभी बाइक के आगे पत्थर आ जाता है और एल्बा नीचे गिर जाती है, जिस कारण उसके पेट में धारदार चीज घुस जाती है और उसके पेट से खून निकलने लगता है। फिर दोनों यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। उसके बाद रात में डिकेड देखता है कि एल्बा की तबीयत बहुत खराब है। डिकेड उसके जख्म को देखता है। तब उसे मालूम पड़ता है कि उसके जख्म में इन्फेक्शन हो गया है और इसी वजह से उसे बुखार आया है। डिकेड कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, पर एल्बा कहती है कि बाहर खतरा है तो मत जाओ। पर डिकेड हिम्मत जुटाकर साइकिल लेकर अंधेरे में निकल जाता है और कुछ देर बाद वो मेडिसिन लेकर आता है। फिर एल्बा के जख्म साफ करके उस पर पट्टी बांधता है। उसके बाद डिकेड एक गैराज में आता है और एक ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश करता है। अगली सुबह एल्बा अपने जख्म को देखती है जो अब ठीक हो गया था, जिसे देखकर डिकेड खुशी के मारे उसे गले लगा लेता है। उसके बाद डिकेड बाहर बैठकर अपनी माँ को याद कर रहा होता है कि कैसे एक ही रात में उसका सब कुछ खत्म हो गया। अगली सुबह जब डिकेड सोकर उठता है तब वो बिस्तर पर एल्बा को ना पाकर डर जाता है, जिसके बाद डिकेड उसे ढूंढने लगता है और फिर उसे एल्बा मिल जाती है। वो पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ। तभी डिकेड को एल्बा के कपड़ों में खून दिखता है तो वो उससे पूछता है। एल्बा जवाब देती है मुझे पीरियड्स आए थे, पर डिकेड को इसके बारे में कुछ समझ ही नहीं आता। तब वो उसे अच्छे से
से समझाती है। डिकेड कहता है, तो क्या तुम माँ बनने वाली हो? इस पर वो कुछ नहीं कहती। डिकेड एल्बा को पानी से भिगा देता है और उसके तरबूजों को छूने वाला होता है तो वो उसे रोक देती है। उसके बाद डिकेड एक गाड़ी से पुलिस की गन लेकर शूट करने की प्रैक्टिस करने लगता है। एल्बा उसे ऐसा करने से रोकती है, जिस पर वो कहता है, मुझे चलाना सीखना होगा, आखिर मुझे इस घर की रक्षा करनी है। अब सीन 3 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहां एल्बा ने अपने पिता की सर्वाइवल गाइड से सीख लिया था कि कैसे फल सब्जी उगाए जाते हैं, और वो दोनों इन हालातों में कैसे जिंदा रहना है ये सीख लेते हैं और ऐसे ही दोनों रहने लगते हैं। देखते ही देखते डिकेड बड़ा हो जाता है। उसके मसल्स और बॉडी देखकर एल्बा भी उससे अट्रैक्ट होने लगी थी। डिकेड भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से खुद को रोक नहीं पाता है और एक दिन उसे किस करके भाग जाता है। उसके बाद डिकेड एल्बा को बिना कपड़ों में नहाते हुए देखता है और उसे घूरता रहता है। उसी रात तूफान आता है, जिसकी वजह से उनका पूरा घर तबाह हो जाता है, साथ ही इनका फार्म भी खराब हो जाता है और रहने के लिए उनके पास कोई जगह भी नहीं होती। इसलिए एल्बा डिकेड से कहती है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। अगले दिन डिकेड ट्रैक्टर लेकर आता है और सभी जरूरी सामान लेकर वो दोनों बार्सिलोना की तरफ बढ़ते हैं। फिर कुछ देर का सफर करने के बाद वो दोनों बार्सिलोना पहुंच जाते हैं, जहां रास्ते में चारों तरफ तबाही होती है और पूरा शहर बर्बाद हो चुका था। एल्बा अपने पिता को यहाँ पर ढूंढती है, पर उनका कोई पता नहीं चलता। फिर जब वो उन्हें कॉल करती है, तब वो कॉल भी रिसीव नहीं करते, जिससे वो समझ जाती है कि उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे वो काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकलकर बार्सिलोना के एक स्टेडियम में पहुंच जाते हैं, जहाँ स्टेडियम पूरा खाली होता है और पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। डिकेड वहाँ फुटबॉल लेकर खेलने लगता है। एल्बा उसका वीडियो बना रही होती है। डिकेड यहाँ गोल करने के बाद अपनी टी शर्ट को ऊपर करके सेलिब्रेट करने लगता है। तब एल्बा की नजर उसकी बॉडी से हट नहीं पाती। उसके बाद दोनों रात में एक साथ होते हैं। तब एल्बा डिकेड को किस करती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इतने दिन तक साथ रहने के बाद अब उन्हें लगने लगा था कि वो केवल 2 ही लोग जिंदा बचे हैं और उन्हें साथ मिलकर अपने और पूरी मानवता के जीवन को फिर से बनाने के लिए एक नई शुरुआत करनी होगी, जिसके लिए उन्हें बच्चे पैदा करने होंगे। इसके बाद दोनों का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। दोनों अब कपल की तरह रहने लगे थे। दोनों एक घर बनाकर उसमें खुशी से रहने लगते हैं। फिर एक दिन एल्बा डिकेड से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होता है। एल्बा अपने बच्चे को लेकर काफी खुश होती है और वो किताबों से जानकारी लेने लगती है कि कैसे बच्चे को पाला जाता है। उसके बाद एल्बा एक दिन डिकेड से कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और फिर डिकेड उसे बिस्तर में ले जाता है और उसकी डिलीवरी कराता है। वो एक लड़के को जन्म देती है। अब वो 2 नहीं बल्कि 3 हो गए थे, जिससे वो बहुत खुश थे। फिर एक दिन एल्बा समंदर में एक शिप को देखती है और डिकेड को बताती है। वो कहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, वैसे भी उसमें कोई इंसान नहीं लग रहा। एल्बा उस शिप को चिल्लाते हुए बुलाती है। तभी उसे साइड में एक आदमी बेहोश हालत में दिखता है। ये लोग उसे अपने घर ले आते हैं। तब वो आदमी बताता है कि वो हवा के कारण यहाँ पर आके गिर गया था। वो बताता है कि उसने नहीं सोचा था कि उसके सिवा कोई और यहाँ पर जिंदा है, पर वो उन्हें देखकर बहुत खुश है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैंने आखिरी बार कब इंसान से बात की थी। वो आदमी एक टापू पर रहता है और अब वो जाना चाहता था, पर एल्बा उस आदमी को कुछ दिन यहाँ रुकने के लिए कहती है। लेकिन डिकेड को ये बात पसंद नहीं आती। वो आदमी कुछ दिन यहाँ पर डिकेड को काफी कुछ चीजें सिखाता है और एल्बा उसे बताती है कि वो लोग यहाँ पर कैसे फल और सब्जी उगाते हैं। एक दिन डिकेड उस आदमी को देखता है जो कि चुपके से एल्बा को अपने बेटे को दूध पिलाते हुए देख रहा था, और जब डिकेड उससे इस बारे में पूछता है, तब वो आदमी कहता है कि मैं देख रहा हूँ एल्बा को बच्चे को दूध पिलाने में काफी दिक्कत हो रही है, इसलिए तुम हनी का यूज करो जिसे मैं अपने टापू से लाया हूँ। फिर एल्बा उसको थैंक यू कहती है। ये सब देखकर डिकेड उस आदमी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। जब वो आदमी जा रहा होता है, तभी वो कहता है कि मैं जाने से पहले तुम लोग को अपने शिप में एक पार्टी देना चाहता हूँ। तुम लोगों ने मेरा इतने टाइम तक ख्याल रखा, और वो दोनों मान जाते हैं। इसके बाद दोनों उस आदमी के साथ शिप पर चले जाते हैं। यहाँ वो एल्बा और डिकेड के लिए मूवी लगाता है। यहाँ पर ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। वो आदमी कहता है कि आज रात तुम लोग यहीं पर सो जाओ, और वो मान जाते हैं। अगली सुबह ये दोनों देखते हैं कि वो आदमी उन्हें अपने शिप पर काफी दूर लेकर आ गया है। डिकेड गुस्से में उससे पूछता है कि तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो, जिस पर वो आदमी उसे पानी में फेंक देता है। ये देखकर एल्बा उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, और वो आदमी सही मौका देखकर वहां से उनके बच्चे को लेकर
अपने साथ चला जाता है। दोनों निराश होकर अपने घर आते हैं। ये लोग अपने बेटे को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए दोनों मिलकर उस टापू का पता ढूंढने में लग जाते हैं। उन्हें पता था कि वो आदमी जिस टापू से आया था वहां पर बहुत ज्यादा हनी है। दोनों काफी सारी किताबें पढ़ते हैं और आखिर में पता करने के बाद दोनों अपनी एक खराब बोट को ठीक करते हैं और उस टापू की तरफ निकल जाते हैं। काफी देर के बाद ये लोग उस टापू पर पहुंच जाते हैं। डिकेड ने अपने पास एक बंदूक रखी थी। वो आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें अपने बेटे के रोने की आवाज सुनाई देती है और फिर दोनों एक दूसरे से अलग होकर उसे ढूंढने में लग जाते हैं। फिर काफी ढूंढने के बाद उन्हें अपना बेटा दिख जाता है, जिसे उस आदमी ने एक पिंजरे में रखा था, जहां पर हम उस आदमी को भी देखते हैं जो उनसे थोड़ा दूर हनी निकाल रहा होता है। डिकेड उस पर गन से निशाना लगाने की कोशिश कर रहा होता है और उधर एल्बा अपने बच्चे को पिंजरे से निकालने की कोशिश कर रही होती है, पर वो कामयाब नहीं होती। तब डिकेड कहता है कि तुम गन लेकर खड़ी रहो, मैं पिंजरा खोलता हूँ। एल्बा वहाँ पर खड़ी होती है, तभी वो आदमी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और बंदूक की नोक पर ले लेता है। डिकेड भी वहाँ पर आ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी वो आदमी कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो, और फिर डिकेड और एल्बा को बांध देता है। वो आदमी कहता है कि मैं चाहता था कि तुम लोग के साथ रहूं, पर तुम लोगों ने मुझे वहां से जाने को कहा। मैं अकेला इस टापू पर 7 साल से हूँ। एल्बा कहती है कि जैसे तुम चाहते हो हम वैसे ही करेंगे और तुम मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दो, जिस पर वो आदमी एल्बा को छोड़ देता है और एल्बा अपने बच्चे को पिंजरे से बाहर निकालकर दूध पिलाने लगती है। तब वो उसे गंदी तरीके से देख रहा होता है, जिस पर डिकेड उस आदमी को उल्टा सीधा कहता है। तब एल्बा सही मौका देखते हुए पीछे से भाग जाती है। वो आदमी भी जंगल में उसका पीछा करता है, पर जब वो उसके सामने आने वाला होता है तो वो उसे चकमा देकर डिकेड के पास भागकर आ जाती है और उसे चाकू दे देती है। तब तक वो आदमी भी वहां पे आ जाता है और गुस्से में आकर एल्बा के पैर पर गोली मार देता है। वहां डिकेड ने चाकू की मदद से रस्सी काट ली थी और वो पीछे से उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है, पर उसके हाथ में गन थी जिससे वो डिकेड को शूट कर देता है। डिकेड के पास एक चाकू होता है, वो उस आदमी के गले पर मार देता है, जिससे वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। डिकेड बहुत ज्यादा जख्मी होता है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। वो मरने से पहले अपने बेटे को अपनी गोद में लेता है और फिर डिकेड की भी जान चली जाती है। एल्बा बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो डिकेड की मौत से बहुत दुखी होती है। वो अपने बच्चे के साथ घर वापस आते समय डिकेड की बॉडी को समंदर में बहा देती है और उसके कुछ साल बाद का सीन हम देखते हैं, जहां एल्बा का बेटा बड़ा हो गया था, जो दिखने में बिल्कुल डिकेड जैसा है और फुटबॉल खेल रहा होता है। एल्बा डिकेड का वीडियो अपने बेटे को दिखाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।